हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। ये वही सेशन है जहां पर हम इंग्लिश ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक को सामने रखकर उसे लॉजिकल और कंसेप्चुअल अप्रोच के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और समझने के बाद रूल खुद ही क्रिएट करते हैं। यहां पर रूल रटने से मैंने आपको पहले ही मना किया है। मैं आपको यह बताता हूं कि आप प्रैक्टिकली उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके डिफरेंट नॉर्म्स अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं। और मुझे लगता है कि अब आपको यह भरोसा हो गया होगा कि इंग्लिश बिना रटे हुए भी सीखी जा सकती है। रटना इसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी और खराबी है। अगर आप इंग्लिश रटना शुरू कर देते हैं तो आप कभी भी इस भाषा के सही जानकार, इसकी अभिव्यक्ति जो किसी के दिल को छू ले, उसको जनरेट कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इस श्रृंखला में पिछले दिन हमने वॉइस की शुरुआत की थी और उसमें परिचय के बाद कन्वर्जन का जो मेथड था वो मैंने बताया। फिर टाइम एंड टेंस को कैसे पैसिव में बदलते हैं, फिर वैसे सेंटेंस जिसमें मॉडल वर्ब मौजूद हो उसे जो है पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। पिछला जो एपिसोड था वो हमारा था इंपरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड। मतलब ये कि उसमें हमने बताया कि इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, इस सब को एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। इसमें मैंने जो पहला बताया आपको वो था एडवाइस और दूसरा जो बताया वो था ऑर्डर या कमांड। इसमें मैंने आपको एक एक बात क्लियर करके सामने रखी। अगर फिर भी आपके मन में कोई दुविधा है, कुछ भी ऐसा सवाल हो तो आप कमेंट जरूर करें। हमें बेसब्री से इंतजार रहता है आपको अगर दुविधा होती है, और अगर हम उसे सॉल्व कर पाएं और आप उसको सीख जाएं अच्छे से, तो यही लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स की सफलता होगी। बहुत सारे चैनल के बीच में अगर मैं आपको कुछ भी एक अलग तरीके से कंसेप्चुअल अप्रोच के माध्यम से उसको आपके मन में जो है अंतर मन में उसको कहिए, सीधा सा है कि आपके जो आपकी समझदारी में उसको अगर मैं बिठाने में सक्षम हो जाऊं और उसके बाद अगर आप डिफरेंट एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर पाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। यहां पर इसमें जो मैंने बताया, सबसे पहले तो इंपरेटिव सेंटेंसेस है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस। इसमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस आते हैं। पहला जो मैंने बताया एडवाइस, सलाह के लिए, और इसके लिए इंपरेटिव सेंटेंसेस में मैंने कहा था कि ये नॉर्मली मेन वर्ब से शुरू होता है, कभी कभी लेट से भी देखा जाता है, और इसका जो सेंस है वो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस। पहली वाली जो है, जैसे हम किसी को कहते हैं लव योर कंट्री, तो एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है कि यू शुड लव योर कंट्री। क्योंकि उसमें योर लगा हुआ है तो मेरा सब्जेक्ट भी यू होगा। हर व्यक्ति को, मैंने पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि हम दूसरे के देश को प्यार नहीं कर सकते हैं, बट जब हमने कहा ये हमेशा से एक अभिव्यक्ति होती है कि अपने देश को प्यार करना चाहिए। लव योर कंट्री मतलब तुम्हें तुम्हारे देश को प्यार करना चाहिए, मतलब अपने देश को एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है लव योर कंट्री, हमें ये सिखाया गया कि योर कंट्री शुड बी लव्ड। तो मैंने पिछले दिन ये समझाया कि शुड हमने उसमें कहां से जोड़ा। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया कि यू शुड लव योर कंट्री, क्योंकि एडवाइस एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास एक मॉडल है शुड। इसकी जगह पर हम ऑट टू भी यूज करते हैं, बट वो हमारे जो है यूज में ज्यादा नहीं है, कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई शुड ही प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए एडवाइस का जब कन्वर्जन करते हैं तो शुड लगा करके प्रयोग करते हैं। लव योर कंट्री शुड बी लव्ड, हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। फिर मैंने दूसरा बताया ऑर्डर और कमांड। इसमें भी उसी तरह के एक्सप्रेशन आते हैं, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। दो तरीके के एक्सप्रेशन मैंने बताए थे। इसमें मैंने बताया था एक जो ऑर्डर कमांड वाले में V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको फटाफट सामने से ही देखते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन मैंने बताया था कि सिर्फ V1 होगा, मतलब है कि इसको मैंने कहा था विद ऑब्जेक्ट और एक मैंने कहा था विदाउट ऑब्जेक्ट। मतलब आप समझिए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात यहां पर कर रहे हैं। तो इसमें ऑर्डर के लिए एक्चुअली मेरे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, इसलिए हम लेट शुरू में लगाते हैं और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए कि मेरे पास एक सेंटेंस है फिनिश इट, जो पिछले दिन मैंने एग्जाम्पल में रखा था, मैं उसी को यहां पर रख देता हूं कि लेट इट बी फिनिश्ड। और इस तरीके से दूसरा क्या है कि जो इसका मैंने एलैबोरेशन बताया था कि इसको आप एलैबोरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई ऑर्डर यू टू फिनिश इट
और आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू फिनिश इट। अब यहां पर इस दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें इस पैसिव कन्वर्जन में और इस पैसिव कन्वर्जन में डिफरेंस क्या है, यह समझने वाली बात है। तो इस पैसिव कन्वर्जन में हमने इट को प्रधानता दी है, इसलिए मैंने उसे शुरुआत में रखा है। मतलब कि जो इस तरीके से मैंने लेट लगा करके बनाया, इसमें मैंने इट को प्रधानता दी है। अब यहां पर है कि अगर इस सेंटेंस में देखें और अगर हम जिसे ऑर्डर दे रहे हैं उसको प्रधानता दे करके जो है अगर हम पैसिव बनाते हैं, तो यहां पर यू आर ऑर्डर्ड टू फिनिश इट लिख सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर पैसिव का है, बट अंतर इतना सा है कि इसमें मैंने इट को प्रधानता दी है और इसमें जिसे ऑर्डर दिया गया है उसे प्रधानता दी है। दूसरा, मेरे पास मान लीजिए कि यहां पर है कम हियर, वो जो पिछले दिन मैंने दिया था वही एग्जाम्पल रख रहा हूं। अब इसमें मेरे पास ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो ये वाला कन्वर्जन यहां पर नहीं बनेगा। जो लेट वाला कन्वर्जन है वो इसके साथ हम नहीं लगा सकते, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम प्रधानता दें किसे। इसीलिए अब इसका जब पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई ऑर्डर यू टू कम हियर। तो इसको आप बना सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। और यही एक वजह है कि इंट्रांजिटिव वाले जितने भी ऑर्डर कमांड के होते हैं, जैसे हम कहते हैं स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, आपको अब यह बात समझ में आ रही होगी कि हमने उसमें लेट क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसे हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, दोनों में बस अंतर इतना है कि पहले वाले में हमने इट को प्राथमिकता दी है, इट को ऑब्जेक्ट मानकर उसके आधार पर जो है पैसिव की रचना की है, और सेकेंड वाले में हमने यू को प्रधानता दी है, उसको ऑब्जेक्ट मानकर उसके आधार पर हमने जो है पैसिव स्ट्रक्चर की रचना की है। That's why first one is let it be finished and second one is you are ordered to finish it. But in this case, you can't use first one because object is not here. The category of verb is intransitive. That's why only V1. Or other words, adverb or prepositional phrase, it might be possible or be given there. That's why the structure is only one I have. The first one is not applicable here. The reason is object is not present. The second case, the complete meaning of this sentence is I order you to come here, and that's why the passive conversion is you are ordered to come here. मैं समझता हूं कि इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने जो अभी बात कही है मैं उसको एक बार क्विक रिव्यू कर दूं कि मैंने ये कहा कि भाई इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, दिया नहीं गया है, एंड दैट्स व्हाई जो है हम क्या करेंगे, दूसरे वाले स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे। अब आज यहां पर हम सीखेंगे इंपरेटिव के बचे हुए एक्सप्रेशन को, तो बिना देरी किए हुए नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि इंपरेटिव के जो और रेस्ट एक्सप्रेशंस हैं उसे हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सजेशन और रिक्वेस्ट वाले जो इंपरेटिव एक्सप्रेशंस हैं उसे पैसिव में कैसे बदला जाता है। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना हो। चलिए इंपरेटिव सेंटेंस, फटाफट मैं वो पुरानी बात यहां पर लिख दूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। वही है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर, बाय प्लस एजेंट, एजेंट होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये होगा सब्जेक्टिव फॉर्म, उसके बाद हम डू फॉर्म को बी फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, और मेरे पास जो V1 के लिए है वो है बी, V2 के लिए है
वॉज पर, V3 के लिए है बिन, V4 के लिए है बीइंग और V5 के लिए है इज, आर, एम। बहुत सारे बच्चों को मेरा ऐसा करना अच्छा नहीं लगता होगा, मुझे पता है, बट कभी कभी ना जब हम बार बार प्रयास करते हैं तो वो चीजें भूल से भी गलती नहीं होती है, भूल से भी भूल नहीं होती है उन चीजों में। इसलिए मैं लिख देता हूं ताकि आपको ये एक बार फिर से आपके जहन में आ जाए। ये आपके लिए जरूरी है। मैं चाहूं तो मैं सेशन को तो ऐसे ही 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, आपको समझ में आए या ना आए। लेकिन लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स इसी एम को फोकस करके आया है कि हर एक बच्चे जो भी इस सेशन को देखते हैं उनको हर एक बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ताकि दोबारा इस टॉपिक के लिए किसी और से मदद ना लेनी पड़े। इंग्लिश में अक्सर यही होता है, हम पढ़ लेते हैं और फिर बात वहीं की वहीं रह जाती है। चलिए, आज का जो एक्सप्रेशन है वो है रिक्वेस्ट, और इसका जो एक्टिव पैटर्न है वो उसी तरीके से है। एक्टिव है कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज या काइंडली। देखिए, ये दो अगर नहीं होगा तो आप देख रहे हैं इसको, पहले इसको समझिए आराम से कि अगर प्लीज और काइंडली नहीं लगा हुआ है तो आपको कभी भी दिए गए सेंटेंस को रिक्वेस्ट में अमूमन नहीं चेंज करना होता है। ये इसकी पहचान होती है कि प्लीज और काइंडली लगा हुआ है, तब हम ये समझते हैं कि हाँ भाई ये जो है वो रिक्वेस्ट वाला भाव देगा। अब यहां पर क्या है कि इसके ना होने पर आप एक्सप्रेशन जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है उसके हिसाब से जो एप्रोप्रिएट होगा, अगर एडवाइस वाला दिया हुआ है तो एडवाइस वाला, अगर वो ऑर्डर या कमांड में से कोई भी दिया हुआ है, और मैंने उसके सारे बात को पिछले एपिसोड में दर्शाया है, मैं यहां पर लगा दे रहा हूं, आप इस वीडियो के बाद उसे देख लीजिए। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि अगर प्लीज और काइंडली है, ये शुरू में भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले एक्टिव स्ट्रक्चर में रिक्वेस्ट का क्लियर कर दूं कि यहां पर V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लीज और काइंडली के साथ होगा। प्लीज और काइंडली एक्सप्रेशन की शुरुआत में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। अब इसको पैसिव में कैसे बदलें? कुछ नहीं करेंगे, इसका जो फुल फॉर्म जैसे हम लिखते हैं उस तरीके से लिखते हैं। मैं किसी को रिक्वेस्ट करूं तो जिसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ये मान लेता हूं कि मैं जिससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो सामने है मेरे। तो अगर सामने है तो मैं स्पीकर हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तो क्या हो जाएगा? आई। अब ये देख करके लग रहा है कि रिक्वेस्ट यू, उसके बाद क्या होगा? आई रिक्वेस्ट यू टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी एक्सप्रेशन मेरा दिया हुआ होगा उसका फुल फॉर्म हम इसी तरीके से लिख सकते हैं कि उसका जो सेंस आएगा वो इसी तरीके से आएगा। हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, पहले बना लेते हैं, फिर हम उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। कि मान लीजिए कि कोई अगर ये कहता है कि शट द डोर प्लीज, शट द डोर प्लीज। अब ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या बोला कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं दरवाजा लगा दो, या मैं तुमसे दरवाजा लगाने का रिक्वेस्ट करता हूं। ये सेंस यहां आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? आई रिक्वेस्ट यू टू शट द डोर। है यहां पर सिंपल सा है, आई रिक्वेस्ट यू टू शट द डोर। अब ये इसका फुल फॉर्म है, मतलब इसका पूरा सेंस है। अब जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे तो फिर उसी तरह के एक्सप्रेशंस यहां पर आएंगे कि यहां यू लगाएंगे, आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। देखिए, इसका ये एक्टिव फॉर्मेट है और ये इसका पैसिव वाला फॉर्मेट है। A स्टैंड्स फॉर एक्टिव एंड P स्टैंड्स फॉर पैसिव। अब ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखता हूं कि देख बच्चे, शट द डोर प्लीज अगर लगा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। अगर हम प्लीज नहीं लिखते हैं तब इसको हम जो बनाएंगे, लेट द डोर बी शट,
ऐसे करके, या नहीं तो कहेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। आप इस तरीके से बना सकते हो। चूंकि इस एक्सप्रेशन में प्लीज लगा हुआ है एंड इट इंडिकेट्स रिक्वेस्ट, और देखिए कि जब हमने यहां पर रिक्वेस्ट लिखा तो ये प्लीज रिमूव हो गया। तो अब आपके मन की, बचपन की वो जो जिज्ञासा है कि जब हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं तो आखिरकार प्लीज और काइंडली क्यों हटा दिया जाता है, क्योंकि हम जो रिक्वेस्ट का वर्ड है उसको हम शामिल कर लेते हैं यहां पर, और जब वो वर्ड यहां शामिल हो जाता है तो प्लीज और काइंडली जो उसके लिए दूसरा एक्सप्रेशन है उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हम उसके बिना जो है रिक्वेस्ट का पूरा पूरा सेंस दे पा रहे हैं। अगर किसी ने ये कहा है शट द डोर प्लीज, द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इज आई रिक्वेस्ट यू टू शट द डोर। यहां पर रिक्वेस्ट का सेंस हमने उसमें शामिल कर दिया, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन वी रिमूव प्लीज और काइंडली इन द पैसिव एक्सप्रेशन ऑफ रिक्वेस्ट। हम पैसिव एक्सप्रेशन जो रिक्वेस्ट का होता है उसमें से प्लीज और काइंडली इसी वजह से रिमूव कर देते हैं। और यहां पर देखिए कि यू जो है उसको मैंने यहां ऑब्जेक्ट माना और उस आधार पर यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर इसको हमने बना दिया। चलिए, उम्मीद करता हूं कि यहां आप इसको समझ गए होंगे। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं और फिर हम उसके बाद यहां से आगे बढ़ जाएंगे कि मान लीजिए कि एक्टिव का एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, काइंडली हेल्प मी। तो यहां क्या हो गया, ये एक्टिव का एक्सप्रेशन है। अगर इसको आप मीनिंग में लिखेंगे तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वही आएगा आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी। सिंपल सा है कि काइंडली हेल्प मी मतलब है कि आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी। और जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, जब इसको पैसिव में, अब इसको हटा लेते हैं यहां से, ये बात समझने की है। मैं बार बार एक्सप्रेशन पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको कभी भी रूल ना रटना पड़े। रूल रटते हैं तो क्या होता है कि कहीं पर भी अगर कुछ अदला बदली हो गई तो आप फिर समझ नहीं पाते हैं कि उस केस में मुझे क्या करना चाहिए। बट इस तरीके से अगर आप दिए गए सेंटेंस के एक्सप्रेशन को समझ जाते हैं और उस एक्सप्रेशन को बदलने से जब मुझे रटा हुआ रूल मिल जा रहा है तो हम एक्सप्रेशन क्यों ना सीखें। और यहां पर क्या हो जाएगा, You are requested to help me। सिंपल सा है कि आप इस तरीके से जो है पैसिव में चेंज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट वाला एक्सप्रेशन बड़ा ही आसान है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि रिक्वेस्ट वाले एक्सप्रेशन में जो है प्लीज और काइंडली की उपस्थिति अनिवार्य है, और अगर वो उपस्थित है तो उस केस में हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं। पैसिव में प्लीज और काइंडली हटा दिया जाता है। रीजन ये है कि हम वहां पर रिक्वेस्ट शब्द जोड़ रहे होते हैं, उससे मेरे रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन, प्लीज और काइंडली का एक्सप्रेशन पूरा हो जाता है, और इसीलिए हम जो है उसमें प्लीज और काइंडली उसके पैसिव स्ट्रक्चर में नहीं लिखते हैं। मैंने यह बताया कि जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो मेरा जो मीनिंग वहां पर होता है वो होता है आई रिक्वेस्ट यू। हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा काम कर दो, मेरा ये कर दो, ये कर दो, ऐसे मदद कर दो। कोई भी एक्सप्रेशन जब आता है तो हम वहां पर, मेरा जो बेसिक एक्सप्रेशन होता है वो आई रिक्वेस्ट यू का होता है। और इसीलिए जो इसका पैसिव स्ट्रक्चर है, आप अगर यहां पर इसका, मैं इसे हटा देता हूं, और इसका जो एक्टिव है और इस एक्टिव का जो पैसिव स्ट्रक्चर आप लिखेंगे वो पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 और जो दिया हुआ है वो। इस तरीके से आप इस रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये वाला एक्सप्रेशन आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी दुविधा हो आप नीचे लिख करके सूचित जरूर करें। बहरहाल इससे रिलेटेड कहीं पर भी आपको सेट एक्सरसाइज कुछ भी ऐसा मिले अभ्यास करने के लिए, 2-4 सेंटेंस अभ्यास करेंगे तो ये आपके जहन में बस जाएगा। आइए अब हम इसका अगला एक्सप्रेशन देखते हैं, और अगला एक्सप्रेशन है सजेशन। सजेशन, चलिए इसका हम पहले एक्टिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो एक्टिव स्ट्रक्चर जो इसका है उसमें है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
अब देखिए कि इसमें एक बात है कि लेट जो है ये वर्ब है और इसीलिए इसके बाद हमेशा ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। हम जब भी लिखते हैं तो लिखते हैं लेट हिम, लेट अस, लेट मी। सिंपल सी बात है कि जहां वर्ब होता है उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं, इसीलिए यहां पर इस तरीके से लिखा जाता है। हम इसका पैसिव पैटर्न बाद में बनाएंगे, पहले हम एग्जाम्पल से ही देख करके समझ लेते हैं। तो एक्टिव मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, लेट हिम फिनिश द वर्क। अब यहां पर देखिए कि ये बड़ा ही आसान है और इसको हम आराम से इस तरीके से बना सकते हैं क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है कि लेट हिम फिनिश द वर्क। अगर हम इसे बदलना चाहें तो क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे यहां पर द वर्क और ये चूंकि V1 है इसलिए क्या हो जाएगा, बी फिनिश्ड, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल और ये लेट यहां पर कॉपी कर देंगे। ये आपका पैसिव बन गया। ये क्लियर हो गया होगा कि कुछ नहीं किया मैंने, यहां पर जो ये नॉर्मल वाला एक्सप्रेशन है वही मैंने लगाया। क्यों? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट भी दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। आप चाहो तो यहां पर आप इसको लिख लो विद ऑब्जेक्ट। मतलब ये मेरा ट्रांजिटिव वर्ब वाला एक्सप्रेशन है कि लेट हिम फिनिश द वर्क, लेट द वर्क बी फिनिश्ड। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है भाई। जो डिग्निटी एक्सचेंज यानी कि जो ऑब्जेक्ट था मेरा उसको मैंने सब्जेक्ट की जगह पर रखा, सब्जेक्ट को मैंने बाय एजेंट नहीं लिखा, आप चाहे तो लिख सकते हैं। वर्ब का जो फॉर्म है उसके हिसाब से हमने जो है उसे बी फॉर्म में चेंज करके उसके बाद दिए गए वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रखा और जो लेट बचा हुआ था उसे मैंने शुरुआत में लिख दिया। इस प्रकार से अगर आप इसका जो पैसिव पैटर्न देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। मैं सीधे सीधे इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और ये फॉर्म क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। मुझे नहीं लगता है कि इसको आपको अब याद करने की जरूरत होगी बाय प्लस एजेंट, क्योंकि अब आप इसको खुद भी बदल पाने में सक्षम हैं। आपको कोई भी सेंटेंस अगर दिया जाता है कि लेट मी कंप्लीट इट, लेट इट बी कंप्लीटेड, लेट मी। चलिए एक एग्जांपल और हम यहां पर आपको समझा दें, अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बेहतर रहेगा। कि देखिए अगर मुझे यह दिया गया है एक्टिव में लेट मी कंप्लीट इट, तो इसे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वही एक्सप्रेशन आएगा। क्या करेंगे, लेट को कॉपी कर लेंगे, इधर से इट आएगा तो इट, और कंप्लीट का हो जाएगा बी कंप्लीटेड, लेट इट बी कंप्लीटेड बाय मी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। आप ये मत सोचना कि ये सेम है, यहां ये लेट की वजह से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और चूंकि हम एजेंट में भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं, दैट्स वाई हम इसको उठा करके यहां पर वैसे ही रख देते हैं। लेट का एक्सप्रेशन याद रखिएगा कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का प्रयोग होता है। लेट मी, लेट अस, लेट हिम, लेट हर, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसका दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं। आपका ये विद ऑब्जेक्ट वाला हो गया, अब हम विदाउट ऑब्जेक्ट वाला देखें और इसमें बहुत सारा खेल है जो आपको समझना होगा। विदाउट, अब इसके एक्टिव पैटर्न में आपको क्या दिखेगा, देखिए एक्टिव में आपको दिखता है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, और इसको भूलना नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ये ध्यान रखना है कि ये जब भी होगा तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही होगा इसका, क्योंकि लेट की वजह से, वो लेट के प्रभाव की वजह से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उसको लिखा जाता है। अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम इसके रूल को लिखेंगे। तो एक्टिव में मुझे क्या दिया गया है, एक्टिव में दिया गया है लेट अस डांस। अब यहां पर
जो ऑब्जेक्ट के लिए हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट को उठा करके इधर ले आते थे, मतलब जो कंप्लीट फॉर्मेशन हम यूज करते थे डिग्निटी एक्सचेंज और पावर रिप्लेसमेंट का, वो इस जगह पर हम नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि वर्ब जो मेरा है ये इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट इसका होता नहीं है, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है नहीं। दैट्स व्हाई हम जो कंप्लीट फॉर्मेट पैसिव कन्वर्जन का इस्तेमाल करते थे वो हम नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट को उठा करके लेट के बगल में रखें और वर्ब को बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल में रखकर आसानी से पैसिव में बदल लें। तो करेंगे क्या? हमारे लिए हमें जो शुरू से पढ़ाया गया, बचपन में मुझे भी यही सिखाया गया है कि क्या आता है, इट इज सजेस्टेड दैट, और फिर कहते हैं कि यहां जो दिया हुआ है उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, उसके बाद शुड जोड़ना है और फिर जो है जो वर्ब है वो लिखना है। आप जरा इसका फुल फॉर्म कर लीजिए। फुल फॉर्म मतलब सेंस। इसका सेंस क्या है कि समवन suggests it that we should dance। इसका मतलब हुआ कि किसी ने मुझे सजेस्ट किया, किसी ने हमें सजेस्ट किया कि हमें डांस करना चाहिए। किसी ने यह सजेस्ट किया कि हमें डांस करना चाहिए। ग्रुप में भी कोई हो सकता है, ग्रुप के बाहर भी कोई हो सकता है, हम नहीं जानते हैं, इसीलिए हमने इसका लेटेस्ट डांस का जो मीनिंग है वो हमने यहां पर लिखा। लेटेस्ट डांस का क्या मीनिंग है? समवन सजेस्ट्स इट दैट वी शुड डांस। ठीक है, इसका एक और मीनिंग हो सकता है, तो पहले हम इसको पैसिव में बदलते हैं। देखते हैं कि मेरा वाला जो पैसिव है जो हमने रट करके सीखा है वो यहां से आता है या नहीं आता है। इसका एक्चुअली लेटेस्ट डांस का यही मतलब है कि किसी ने यह सजेस्ट किया कि चलो चलें नाचें, मतलब है कि हमें नाचना चाहिए। Someone suggests it that we should dance। अब इसको बदलिए तो क्या हो जाएगा, यहां से ले आइए, it is suggested that we should dance, और यही इसका पैसिव फॉर्मेट है। देखिए बना या नहीं बना। इट इज सजेस्ट, आप कहिएगा सर इसमें इट आपने लिया, तो भाई क्या करेंगे, इधर तो ऑब्जेक्ट है नहीं ना, डांस के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। अगर ये ट्रांजिटिव होता तब तो हम सीधा सीधा जो कंप्लीट पैसिव कन्वर्जन का फॉर्मेट है डिग्निटी एक्सचेंज, यानी पहला वाला कि सब्जेक्ट को एजेंट बनाना है और ऑब्जेक्ट को जो है पैसिव के सब्जेक्ट की जगह पर रखना है, यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में रखना है, वो मेरे पास तो दिया हुआ है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमने एक रास्ता देखा कि भाई इसका मीनिंग निकालो। तो इसका मीनिंग, पहला मीनिंग ये आता है कि समवन सजेस्ट्स इट दैट वी शुड डांस। ये भी हो सकता है, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस, ये मेरा पहला पैसिव पैटर्न हुआ। मतलब है कि पैसिव जो है वो हम एक तरीके से बना सकते हैं। वो क्या है, इसको हम नंबर 1 दे रहे हैं क्योंकि इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये जो दूसरा तरीका है, मैं कहूंगा कि मैक्सिमम बच्चों को ये पता नहीं होता है, मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं। अगर आपको ये पहले से पता था तो आप लिख करके मुझे जरूर बताइए, और जिन जिनको नहीं पता था वो भी मुझे बताइए कि ये आपको सीखने के लिए नया मिला है। तो यहां क्या करेंगे, हमें भाई प्रोटोटाइप में ये रटना होता है, इट इज सजेस्टेड दैट प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस शुड प्लस V1, और अब इसका फॉर्म जो है वो सब्जेक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने लेट रिमूव कर दिया। तो मेरा जो पहला मेथड आया इसे बनाने का, जिसे हमने इस फुल फॉर्म को समझकर आसानी से बना लिया, इसे मुझे रटना पड़ा था। सिंपल सा है कि इसे मुझे रटना पड़ा था कि भाई इट इज सजेस्टेड दैट यूज करते हैं, लेट के बाद जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के फॉर्मेट पर दिया हुआ है और वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, उसे हम सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, शुड जोड़ते हैं, और जो है क्या कहते हैं उसके बाद जो वर्ब का फॉर्मेट है V1 वो हम वहां पर लिख देते हैं। लेकिन इसको एक आसान तरीके से मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की कि लेट अस डांस का मतलब क्या है। Someone suggests it that we should dance। अब इसका दूसरा भी तो मीनिंग हो सकता है। चलिए, ये वाला मेथड जो है वो नया है, मैंने कहा कि लिख करके बताइए जिनको ये पता था पहले से, और ईमानदारी रखिएगा। हाँ,
बहुत लोग कह देते हैं हाँ पता था। अब देखिए कि इसका जो दूसरा मीनिंग है ये भी तो हो सकता है, someone suggests us to dance। इसका यह भी मीनिंग तो हो सकता है someone suggests us to dance। सिंपल सा है कि किसी ने हमें नाचने की सलाह दी, सजेशन दिया। अब इसे जब बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से आएंगे we are suggested to dance, और ये हो गया पैसिव। अब ये वाला जब आता है, इस तरह का जब बदलाव किया जाता है ना इंपरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में, मतलब जब इस तरह के सेंटेंस को इस तरीके से बदल दिया जाता है, तो जो बच्चे वो इट इज सजेस्टेड वाला पढ़ के आए हैं पक्का इस क्वेश्चन को गलत मान बैठते हैं, कहते हैं ऐसे कैसे बनेगा। तो आप देखिए कि जो पैसिव स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं एक्चुअली सेंस का पैसिव कन्वर्जन होता है। जो वर्ब उसमें कह रहा है उसका जो एक्सप्रेशन है उसको हम पैसिव वाले फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं और वही उसका पैसिव स्ट्रक्चर है। हमने जैसे लिखा someone suggests it that we should dance, हम ये भी तो लिख सकते हैं someone suggests us to dance। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल इसका सेंस आएगा और उस केस में we are suggested to dance मेरा पैसिव हो जाएगा। और ये अक्सर कई बार एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में पूछे गए वॉइस के क्वेश्चन में देखा गया है कि इस तरीके का ऑप्शन अवेलेबल रहा है। अगर कोई भी एसएससी के परीक्षार्थी हैं जिन्होंने इससे पहले एग्जामिनेशन दी है, उनको इस प्रकार का एक्सप्रेशन मिला है, मुझे बताइएगा जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी ये क्लियर करते हुए यहां पर कि ये आया कैसे। आप सीधा समझिए कि लेट अस डांस का मतलब क्या है कि समवन सजेस्ट अस टू डांस या फिर समवन सजेस्ट इट दैट वी शुड डांस। अब इसके हिसाब से हम ऑप्शन का चुनाव करेंगे। मेरा एक आंसर वो भी हो सकता है इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस या वी आर सजेस्टेड टू डांस। अब जो इसका दूसरा मेथड है मैं इसे मिटा करके यहां पर इसको लिख दे रहा हूं कि इसका जो दूसरा मेथड है वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। कौन से फॉर्मेट में, तो सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा, ठीक, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस 2 प्लस V1। मैंने यहां ओपन हेल्पिंग वर्ब इसलिए छोड़ा है क्योंकि इज भी तो हो सकता है, ये सिंगुलर भी तो हो सकता है, यहां ही भी तो हो सकता है, सी भी तो हो सकता है, इसलिए मैंने वहां पर आर नहीं लिखा है। वो सिचुएशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। तो सजेशन वाले में दो आ गए। पहला आया विद ऑब्जेक्ट। विद ऑब्जेक्ट के केस में बड़ा ही सिंपल है, कंप्लीट कन्वर्जन फॉर्मेट, डिग्निटी एक्सचेंज और पावर रिप्लेसमेंट। दैट मींस कि सब्जेक्ट को एजेंट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट उस जगह पर रखेंगे, वर्ब को बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। मेरा जो एक्टिव का सेंटेंस होगा सजेशन वाला वो कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्ट जिसमें होता है। और वैसा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहां पर दो परिस्थितियां हैं बनाने के लिए। जो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब इंट्रांजिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट होता नहीं है। तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि कोई अगर ये कहता है कि लेट अस डांस, इसका मतलब है समवन सजेस्ट इट दैट वी शुड डांस, और दैट्स व्हाई हमने बनाया इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। और जो है मैं एग्जाम्पल को अब लिख दूं तो ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में और लिखने में मदद मिलेगी। एक्टिव जो हमने लिखा था वो हमने लिखा लेट अस गो। चलिए बदल दिया मैंने, डांस को बदल दिया, ठीक है। अब इसको जब बनाएंगे पैसिव तो इसका जो पहला हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, इट इज सजेस्टेड, it is suggested that we should go, पहला हो जाएगा। और जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा we are suggested to go। मैं समझता हूं कि ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एक्सप्रेशन का जो मीनिंग होता है अगर हम वो समझ जाते हैं तो हम किसी भी प्रकार के सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहां पर किया।
मैं अभी के एपिसोड में, आज के एपिसोड में जो बात बताया हूं उसे एक समराइज कर देता हूं कि मैंने कहा कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का जो एक्टिव एक्सप्रेशन होता है उसमें प्लीज और काइंडली लगा हुआ होता है। चूंकि उसके पैसिव एक्सप्रेशन में हम रिक्वेस्ट वर्ड ऐड कर देते हैं, दैट्स वाई प्लीज और काइंडली रिमूव कर देते हैं। अगर किसी ने आपको ये कहा है कि हेल्प मी प्लीज, तो कहेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। शट द डोर प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। इस तरीके से इसको बनाते हैं। दूसरा मैंने बताया सजेशन, उसका स्ट्रक्चर है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चूंकि यहां पर ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, इसलिए इसको कंप्लीट कन्वर्जन फॉर्मेट यूज करेंगे, लेट को कॉपी करेंगे, लेट हिम फिनिश इट, लेट इट बी फिनिश्ड। बिल्कुल इस तरीके से इसको बनाएंगे। और जो दूसरा आया विदाउट ऑब्जेक्ट, इसमें दो मेथड है और वो जो है मैंने कहा एक्सप्रेशन के आधार पर कि कोई आपको कहता है लेट अस गो। लेट अस गो का मतलब है समवन सजेस्ट इट दैट वी शुड गो, और दूसरा एक्सप्रेशन है कि समवन सजेस्ट अस टू गो। और इसीलिए दोनों के तरीके से जब बनाएंगे तो पहला बनेगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो या फिर वी आर सजेस्टेड टू गो। दोनों एक्सप्रेशन सही है। बहुत बार ये दूसरा वाला एग्जामिनेशन में पूछा गया है। उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपके लिए काफ़ी रोचक रहा होगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। पुरानी उलझी हुई बहुत सारी उलझनें यहाँ पर मैं सुलझाने में सफल रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया, ये सेशन मज़ेदार लगा, आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। मैं अपनी तरफ से आपसे बस इतना ही अपील करूंगा कि आप सेशंस को जमा करके एक बार अगर देखने का प्लान बना रहे हैं तो ये आपके लिए घातक है और ऐसी परिस्थिति में आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। मेरी बातें आपको पकाऊ और उलझी हुई लगेगी, इसीलिए जो सेशन उपलब्ध होता है आपके लिए, आप क्लासरूम में भी पढ़ते थे, क्लासरूम में भी कहीं पढ़ते होंगे, या मेरे क्लास में थे तो मेरे क्लास में भी आप पर डे 1 घंटे का समय देते थे। सेशंस तो 20-25 मिनट का होता है, तो इसे प्रत्येक दिन देखना ही जो है बुद्धिमान लोगों का पहचान है और आपकी इसी में भलाई है कि आप उसको करते चलें साथ साथ में। दुनिया चल रही है तो परीक्षाएं भी होंगी ही। एक और बात, हर सेशन की तरह इस वीडियो के अंत में भी आपके लिए एक प्रीवियस ईयर का सेट लगाया गया है। वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बना करके तैयार रहिए, बहुत जल्द उसके भी सोल्यूशन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। अब समय है यहाँ से विदा लेने का। घर में रहिए, मस्त रहिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।